अर्तुग्रुल गाजी की पूरी कहानी एक छोटे कबीले से महान सल्तनत की नींव तक 13वीं सदी का समय था। मध्य एशिया और अनातोलिया की धरती पर राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी। एक तरफ मंगोलों की ताकत बढ़ रही थी, दूसरी तरफ सेल्जुक सत्ता कमजोर हो रही थी। अलग-अलग तुर्की कबीले नए इलाकों की तलाश में इधर-उधर जा रहे थे। इसी दौर में एक बहादुर तुर्की सरदार का नाम इतिहास में सामने आता है, अर्तुग्रुल गाजी। अर्तुग्रुल आगे चलकर उस परिवार के मुखिया बने जिसके बेटे उस्मान ने उस्मानी सल्तनत की नींव रखी। लेकिन सवाल यह है, अर्तुग्रुल कौन थे? उन्होंने किन मुश्किलों का सामना किया? उन्होंने अपना कबीला कहां बसाया? और आखिर उन्होंने ऐसी कौन सी नींव रखी जिससे आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक का जन्म हुआ? आइए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। पहला अध्याय, कठिन समय में जन्म। अर्तुग्रुल के शुरुआती जीवन के बारे में ऐतिहासिक जानकारी बहुत सीमित है। बाद की उस्मानी परंपराओं के अनुसार वे काई तुर्कमान कबीले से संबंधित थे और उनके पिता का नाम सुलेमान शाह बताया जाता है। हालांकि उनके परिवार और शुरुआती जीवन की कई बातें इतिहासकारों के बीच विवादित हैं। उस समय मध्य एशिया से पश्चिम की ओर तुर्की कबीलों का आना जाना बढ़ रहा था। मंगोल साम्राज्य के विस्तार ने बहुत से लोगों को अपनी पुरानी जमीन छोड़ने पर मजबूर किया। अर्तुग्रुल के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती थी अपने लोगों के लिए सुरक्षित जमीन ढूंढना। उनके साथ परिवार था, योद्धा थे और एक पूरा कबीला था। गलत फैसला पूरे कबीले को खत्म कर सकता था। दूसरा अध्याय, पश्चिम की ओर यात्रा। कहानी के अनुसार अर्तुग्रुल अपने लोगों के साथ अनातोलिया की तरफ बढ़े। यह इलाका उस समय कई शक्तियों के बीच बंटा हुआ था। यहां बीजान्टिन साम्राज्य की सीमाएं थीं और दूसरी तरफ रूम सल्तनत थी। अर्तुग्रुल के सामने एक बड़ी समस्या थी। अगर वे किसी शक्तिशाली राज्य के सामने कमजोर दिखाई देते तो उनके कबीले को खत्म किया जा सकता था। इसीलिए उन्हें केवल बहादुरी नहीं बल्कि समझदारी से भी काम लेना था। यही बात अर्तुग्रुल की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनती है। तीसरा अध्याय, दो सेनाओं के बीच फैसला। अर्तुग्रुल से जुड़ी प्रसिद्ध परंपरा में एक कहानी आती है। कहा जाता है कि एक दिन उन्होंने दूर से दो सेनाओं को लड़ते देखा। उन्हें पता नहीं था कि कौन सी सेना सही स्थिति में है, लेकिन उन्होंने अपनी सेना को उस पक्ष की मदद करने का फैसला किया जो उन्हें कमजोर और मुश्किल में दिखाई दे रहा था। अर्तुग्रुल के योद्धा युद्ध में उतर गए। उन्होंने कमजोर पक्ष की मदद की और लड़ाई का रुख बदल दिया। कहा जाता है कि जिस पक्ष की उन्होंने मदद की वह रूम सेल्जुक सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद प्रथम की सेना थी। इनाम के रूप में अर्तुग्रुल को अनातोलिया के पश्चिमी हिस्से में जमीन और रहने की अनुमति मिली। हालांकि इस घटना की विस्तृत कहानी बाद के स्रोतों में मिलती है और इसके सभी विवरणों को स्वतंत्र रूप से प्रमाणित करना कठिन है। लेकिन ऐतिहासिक रूप से इतना स्पष्ट है कि अर्तुग्रुल का कबीला सेल्जुक सीमा क्षेत्र में बसा और वहां से उसने अपनी शक्ति बढ़ाई। चौथा अध्याय, सोगुत की ओर। अर्तुग्रुल के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक उनका सोगुत और आसपास के क्षेत्र में बसना माना जाता है। यह इलाका बीजान्टिन सीमा के पास था, यानी एक तरफ दुश्मन का क्षेत्र था और दूसरी तरफ नए इलाकों में विस्तार का मौका। अर्तुग्रुल ने यहां केवल तलवार के बल पर अपना प्रभाव नहीं बनाया, उन्होंने अपने लोगों को संगठित किया, चरागाहों और व्यापारिक रास्तों पर ध्यान दिया। सीमा पर मौजूद छोटे बीजान्टिन किलों और बस्तियों के खिलाफ अभियान चलाए। यहीं से उनके छोटे से समूह की ताकत बढ़ने लगी। पांचवां अध्याय, सीमावर्ती योद्धाओं की ताकत। अर्तुग्रुल के समय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था सीमा पर रहने वाले योद्धाओं की भूमिका। इन योद्धाओं को अक्सर गाजी परंपरा से जोड़ा जाता है। वे सीमावर्ती इलाकों में अभियान चलाते थे और नई जमीनों पर अपना प्रभाव बढ़ाते थे। अर्तुग्रुल ने भी इसी वातावरण में अपनी शक्ति बनाई। उनके पास कोई विशाल साम्राज्य नहीं था, न कोई बहुत बड़ी सेना, न विशाल खजाना। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी अपने लोगों की एकता, स्थानीय परिस्थितियों की समझ और सीमा क्षेत्र में लगातार बढ़ता प्रभाव। छठा अध्याय, बीजान्टिन सीमा पर संघर्ष। सोगुत और आसपास का इलाका बीजान्टिन सीमा के करीब था, इसीलिए अर्तुग्रुल और उनके साथियों का सामना बीजान्टिन शक्ति से होता रहा।
छोटे छोटे किलों और बस्तियों पर दबाव बनाया गया। हर जीत के साथ कबीले के लिए नई जमीन और नए संसाधन उपलब्ध होते गए। लेकिन अर्तुग्रुल की रणनीति केवल सीधी लड़ाई नहीं थी। सीमावर्ती राजनीति में स्थानीय लोगों से संबंध बनाना भी जरूरी था। अगर किसी इलाके में लोग आपके खिलाफ हो जाएं, तो छोटी सेना भी लंबे समय तक टिक नहीं सकती। इसलिए स्थिरता और सहयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना युद्ध। 7वां अध्याय, अर्तुग्रुल का परिवार। अर्तुग्रुल के परिवार ने आगे चलकर इतिहास बदल दिया। उनकी पत्नी के रूप में परंपरा में हलीमा खातून का नाम प्रसिद्ध है। उनके बेटे थे गुंडूज, सावची और सबसे प्रसिद्ध उस्मान। यही उस्मान आगे चलकर उस्मान गाजी बने और उसी के नाम से उस्मानी या ऑटोमन राज्य का नाम जुड़ा। इसलिए अर्तुग्रुल की सबसे बड़ी ऐतिहासिक विरासत शायद उनका अपना साम्राज्य नहीं, बल्कि वह राजनीतिक आधार था जो उन्होंने अपने बेटे के लिए छोड़ा। 8वां अध्याय, सबसे बड़ी जीत क्या थी? अर्तुग्रुल के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े युद्ध जीतकर एक विशाल साम्राज्य बना लिया था। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से यह तस्वीर सही नहीं है। उनके समय में कोई विशाल ऑटोमन एम्पायर मौजूद नहीं था। वास्तविकता यह थी कि अर्तुग्रुल ने एक छोटे सीमावर्ती तुर्की समूह को मजबूत आधार दिया। उन्होंने सोगुत क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत की। उन्होंने अपने कबीले की राजनीतिक और सैन्य ताकत बढ़ाई और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने ऐसा वातावरण बनाया जिसमें उनका बेटा उस्मान आगे विस्तार कर सका। 9वां अध्याय, अंतिम वर्ष। अर्तुग्रुल ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने बेटे उस्मान को जिम्मेदारियां सौंपनी शुरू कर दी थीं। उस समय तक उनका परिवार सीमावर्ती क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति बन चुका था। अर्तुग्रुल की मृत्यु की तारीख को लेकर भी स्रोतों में मतभेद हैं, लेकिन आम तौर पर इसे 13वीं सदी के अंतिम वर्षों के आसपास माना जाता है। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे उस्मान ने नेतृत्व संभाला और यहीं से इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। 10वां अध्याय, उस्मान की शुरुआत। उस्मान ने अपने पिता की बनाई हुई जमीन और राजनीतिक आधार को आगे बढ़ाया। उन्होंने बीजांटिन सीमा पर अपनी शक्ति बढ़ाई, एक एक करके छोटे किलों और क्षेत्रों पर अपना प्रभाव मजबूत किया। उनका राज्य धीरे धीरे बढ़ता गया और कुछ दशकों बाद वही छोटा सा राज्य एक बड़ी राजनीतिक शक्ति बन गया। यही आगे चलकर उस्मानी सल्तनत बनी। अर्तुग्रुल की असली विरासत, अगर अर्तुग्रुल की पूरी कहानी को एक वाक्य में समझना हो तो कहा जा सकता है, उन्होंने साम्राज्य नहीं बनाया, उन्होंने साम्राज्य की नींव तैयार की। उनकी सबसे बड़ी जीत कोई एक युद्ध नहीं थी। उनकी असली जीत थी अपने लोगों को सुरक्षित रखना, सोगुत जैसे सीमावर्ती क्षेत्र में मजबूत आधार बनाना, अपने कबीले को संगठित करना, राजनीतिक परिस्थितियों का फायदा उठाना और अपने बेटे उस्मान के लिए ऐसा आधार छोड़ना जिस पर आगे चलकर एक महान सल्तनत खड़ी हो सके। अंतिम दृश्य अब कल्पना कीजिए, सोगुत की पहाड़ियों में शाम हो रही है। एक छोटा सा तुर्की कबीला अपनी बस्तियों में लौट रहा है। घोड़े वापस आ रहे हैं, योद्धा अपनी तलवारें रख रहे हैं और एक बुजुर्ग सरदार अपने बेटे की तरफ देख रहा है। वह सरदार है अर्तुग्रुल। उसे शायद यह अंदाजा नहीं था कि उसके बाद उसका बेटा क्या करेगा। उसे शायद यह भी नहीं पता था कि आने वाली सदियों में दुनिया उसके परिवार का नाम याद रखेगी। लेकिन इतिहास ने फैसला कर दिया था। अर्तुग्रुल की बनाई हुई नींव पर उस्मान ने अपना राज्य खड़ा किया। उस राज्य ने आगे चलकर अनातोलिया में विस्तार किया, फिर बाल्कन तक पहुंचा। 1453 में महमद द्वितीय ने कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया और बाद में सुलेमान महान के समय उस्मानी साम्राज्य दुनिया की सबसे शक्तिशाली सल्तनतों में से एक बन गया। लेकिन उस लंबी कहानी की शुरुआत बहुत छोटी थी। एक कबीला, एक सीमावर्ती इलाका, कुछ योद्धा और एक सरदार अर्तुग्रुल गाजी। उनकी कहानी हमें यह बताती है कि इतिहास हमेशा बड़ी जीत से शुरू नहीं होता। कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी कहानी एक छोटे से कदम से शुरू होती है और अर्तुग्रुल का वह छोटा कदम आगे चलकर लगभग 600 साल लंबी उस्मानी कहानी की नींव बना।